हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। पॉलिटी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे आपात उपबंध। इसके जो प्रावधान हैं वो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दिए गए हैं और भारत में कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा हो सकती है। वैसे पॉलिटी के में जितने भी टॉपिक है सब हम कवर कर चुके हैं। एक दो क्लास और होगी, उसके बाद पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट का चाहिए। वैसे हम लोगों ने बिहार स्पेशल भी शुरू करने का सोचा है, तो हो सकता है कि 1 से 2 दिन में उसकी भी क्लासेस आने लग जाएं। चलिए शुरू करते हैं। आपात उपबंध। भारत में 3 आपातकाल की घोषणा हो सकती है, जिसमें से पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। पहले हम राष्ट्रीय आपात के बारे में पढ़ेंगे, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 352 में दिया गया है। राष्ट्रीय आपात का प्रावधान किस में दिया गया है? अनुच्छेद 352 में दिया गया है। इसके आधार पे, अनुच्छेद 352 के आधार पे राष्ट्रपति जो है वो 3 स्थितियों में, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थितियों में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपात की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही किया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे कर सकते हैं। और आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो न्यायालय में प्रश्नगत है। अब बात करते हैं कि 44th संशोधन जो हुआ था, संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, उसके तहत अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपात जो है वो या तो पूरे संपूर्ण भारत में या फिर भारत के किसी भाग में घोषित किया जा सकता है। इस स्थिति में अगर किसी राज्य में सिर्फ आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित है, तो उस राज्य का जो राज्य सरकार है वो निलंबित नहीं होगा, लेकिन वहाँ जो संघ जो है वो संघ कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। वहाँ का जो संघ है वो कार्यपालिका जो है वो संघ के नियंत्रण में आ जाती है। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं वो सिर्फ 1 महीने तक ही लागू रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है संसद के 2/3 बहुमत से उसे अनुमोदित करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपातकाल 6 महीने तक लागू रह सकता है। हाँ, संसद चाहे तो इसे बाद में पुनः जो है कि 6 महीने तक जो है बढ़ा सकती है। एक बार में संसद इसे पुनः 6 महीने तक बढ़ा सकती है। और अगर लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल की जो घोषणा है राष्ट्रपति के द्वारा उसे वापस लेने के लिए विधेयक पारित कर दे, प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा वापस लेनी पड़ेगी। प्रभाव देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो क्या क्या होता है। तो राज्य कार्यपालिका शक्ति जो है वो संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है, यानी कि जो राज्य में कार्यपालिका है वो संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है, यानी संविधान जो है वो संघीय से एकात्मक हो जाता है। आपातकाल में राज्य विषयों पे जो कानून बनाए जाते हैं, आपातकाल के दौरान अगर किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा हुई है तो उस राज्य में जो राज्यों के जो विषय है उस पे संघ के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, लेकिन उन विषयों पे बनाए गए कानून जो है वो आपातकाल जब समाप्त हो जाएगा तो उसके 6 महीने तक जो है लागू रहता है। अब राज्यों को दिए जाने वाले आपातकाल की स्थिति में राज्यों को दिए जाने वाले जो धन है वो राष्ट्रपति के द्वारा या तो कम किया जा सकता है या फिर समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल, संसद जो है आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल, संसद जो है वो 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा जो है 5वीं लोकसभा में हुआ था। एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ाया जा सकता है संसद का लोकसभा का कार्यकाल। हालांकि 5 वर्ष होता है तो वो एक बार में 1 साल के लिए
बढ़ाया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में। ऐसा 5वीं लोकसभा में हुआ था 1971 से 77 के तहत 2 बार जो है लोकसभा का कार्यकाल 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी लोकसभा में आपातकाल के दौरान जो है लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था। अनुच्छेद 358 जो है ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 में जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका निलंबन कर दिया जाता है और अनुच्छेद 359 के तहत जो बाकी अन्य मौलिक अधिकार है उनका निलंबन किया जाता है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के जितने भी मौलिक अधिकार है उनका निलंबन कर दिया जाता है आपातकाल की स्थिति में। 1978 में जो 44th संशोधन अधिनियम आया, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 358 के तहत, जिसके तहत अनुच्छेद 19 आपातकाल की राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में निलंबित होता था, उसमें जो 6 अधिकार दिए गए थे मौलिक अधिकार, उसका जो निलंबन किया जाता था उसमें एक शर्त जोड़ी गई कि जब आपातकाल युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पे होगा तभी अनुच्छेद 19 का निलंबन हो पाएगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पे अनुच्छेद 19 जो है अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में जितने 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका निलंबन नहीं किया जाएगा। उसके बाद 44th संशोधन 1978 में अनुच्छेद 359 के लिए भी एक विधि बनाई गई। इसके अनुसार आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के का जो अधिकार है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। हालांकि पहले ये था कि अनुच्छेद 20 और 21 के जो अधिकार है उनको छोड़ के बाकी सारे जितने भी मौलिक अधिकार है उनको निलंबित किया गया था और इन दोनों अधिकारों के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को भी उसी श्रेणी में रखा गया था। अब राज्य में राष्ट्रीय शासन की बात करें तो इसका जो है राज्य में राष्ट्रीय शासन कब लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत जो है जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपात की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति को जब ऐसा लगता है कि राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो चुका है और आपातकाल की घोषणा करने की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो अनुच्छेद 56 के तहत जो है राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपात की घोषणा कर सकते हैं। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संघ जो है न्यायिक कार्य छोड़ के राज्य का जो प्रशासन है वो अपने हाथों में ले लेती है। न्यायिक कार्यों को छोड़ दिया जाता है, राज्य का जो कार्यभार है वो संघ के हाथों में चला जाता है। आपात अवधि जो है वो 2 महीने तक ही रह सकती है। इससे अधिक बढ़ाने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक होगी। तो राष्ट्रपति शासन जो आपातकाल है वो सिर्फ 2 महीने तक रह सकती है जब राष्ट्रपति ने इसकी उद्घोषणा की है। तो इससे अधिक बढ़ाने के लिए संसद से अनुमति लेनी होगी और उसके बाद जो है राष्ट्रपति शासन जो है वो 6 महीने तक लागू हो सकता है। अधिकतम जो है अधिक से अधिक ये 3 साल तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू रह सकता है। 20 जुलाई 1951 को पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब में। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि पहला राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था? पंजाब में हुआ था 1959 में और 356 जो अनुच्छेद है उसके तहत राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में लगाया गया था। और सबसे अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया है? अनुच्छेद 356 के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1990 से 1996 तक जो है
लगाया गया था कम से कम 6 सालों का राष्ट्रपति शासन लगा था जम्मू एंड कश्मीर में। तीसरा आपात कौन सा है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का जो उल्लेख है, इसके जो प्रावधान है उसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा तब की जाती है जब उन्हें लगता है कि भारत में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है जिसके कारण भारत के स्थायित्व और साख को खतरा हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। हालांकि अभी तक भारत में वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। वित्तीय आपात की घोषणा के बाद 2 महीने के अंदर जो है संसद के दोनों सदनों के सम्मुख इस घोषणा को रखना होता है और उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। अगर वित्तीय आपात की घोषणा लोकसभा के विघटन के समय हुआ है, तो राज्यसभा जो है, तो 2 महीने के अंदर जो है राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के बाद ही यह वित्तीय आपात आगे लागू रहेगा। लेकिन जब नई लोकसभा आती है और उसकी जो पहला बैठक होता है उसके 30 दिन के अंदर लोकसभा से इस आपात की जो घोषणा हुई है उसकी स्वीकृति आवश्यक है। इस वित्तीय आपात की कोई भी अधिकतम समय सीमा नहीं है, यानी कि अगर एक बार वित्तीय आपात लागू हो जाए तो वो अनिश्चित समय तक जो है लागू रहेगा जब तक कि इसे वापस न लिया जाए। राष्ट्रपति जब चाहे तब इस वित्तीय आपात की घोषणा को वापस ले सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं वित्तीय आपात की। तो जितने भी अधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज या फिर जितने भी अधिकारी हैं, उनकी जो सैलरी होती है, उनका जो वेतन होता है उसमें कमी कर दी जाती है। समस्त वित्त विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों में धन संबंधी विभाजन के जो प्रावधान है उसे आवश्यकता पड़ने पर संशोधन कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में सबको पता है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला था अनुच्छेद 370 के तहत। अब उसको हटा दिया गया है। अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति जो है राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को और लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को मिली थी। जम्मू कश्मीर अब इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर में राजधानी है श्रीनगर और लद्दाख है जिसकी राजधानी है लेह। अनुच्छेद 239 ए के तहत विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर को जो है विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख के जो पहले उपराज्यपाल थे दोनों के, उनके नाम देखते, इनके नाम पूछे जा सकते हैं, पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में। 2019 के बाद जितने एग्जाम हुए हैं उनमें से बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो जम्मू कश्मीर के पहले जो उप राज्यपाल थे वो GS मुर्मू थे और लद्दाख के RK माथुर। जम्मू कश्मीर में अभी राज्यसभा में 4 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें। अच्छा, लद्दाख को संघ शासित केंद्र क्षेत्र के रूप में ही रखा गया, वहाँ विधानसभा की स्थापना नहीं की गई है। राज्यसभा में 4 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की और लोकसभा में 5 सीटें हैं। विधानसभा में 114 सीटें हैं। विधानसभा में 2 महिला जो सदस्य उनको चुना जाएगा उपराज्यपाल के द्वारा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा व विधानसभा सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, पहले नहीं था ऐसा। अब जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी पहले, अब उसे समाप्त कर दिया गया है। अलग संविधान भी समाप्त हो गया। अब जो भारत का संविधान है वही लागू होगा, उसी के सारे जो नियम कानून बनाए गए हैं बाकी राज्यों के लिए, संघ शासित क्षेत्रों के लिए, वही सारे नियम कानून अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी लागू होंगे। तो जम्मू कश्मीर में पहले अलग संविधान था, ध्वज था, उसको समाप्त कर दिया गया है।
राज्य की जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, वो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आती है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। 356 अब अनुच्छेद 356 में जो राष्ट्रपति शासन है उसको लागू किया जा सकता है। सूचना व शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार व शिक्षा का अधिकार कानून लागू है जम्मू कश्मीर में। आईपीसी भारतीय दंड संहिता भी लागू हो चुकी है जम्मू एंड कश्मीर में। कानूनों में होने वाले यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने भी कानूनों में होने वाले संशोधन है वो सब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में लागू होंगे। अब कोई भी व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर का मतदाता बन सकता है और वहाँ पे चुनावों में उम्मीदवार बन सकता है। अब वहाँ की जो महिलाएं हैं वो अगर किसी दूसरे राज्य के पुरुषों के साथ विवाह करती हैं तो उनकी नागरिकता पे या फिर उनके अधिकारों पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया था जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। 6 मार्च 2020 को रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने एक परिसीमन आयोग की स्थापना की, जिसके तहत इस आयोग ने अपने 26 महीने के कार्यकाल में इन्होंने कुछ सिफारिशें की और कुछ सलाह दी, जिसके तहत जो है जम्मू एंड कश्मीर में 7 सीटें जो हैं बढ़ाई गई और विधानसभा में अब वर्तमान में 90 सीटें हैं, जिनमें से 7 सीटें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं और 9 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए भी बनाई गई हैं। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग बन गया था। आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है पंचायती राज। तो आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, ना ही व्यूज भी नहीं आ रहा है, लाइक और सब्सक्रिप्शन की तो बात ही अलग है। तो वीडियो देखिए, तैयारी को बेहतर बनाइए, रिवीजन होता रहेगा आप लोगों का। और लाइक भी करिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। चलिए शुरू करते हैं अब आज का टॉपिक, पंचायती राज। भारत में स्थानीय स्वशासन की बात करें तो सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। स्थानीय स्वशासन का जनक अगर बात करें तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अब पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज की नींव जो है वो इसी स्थानीय स्वशासन की नींव पर रखा गया है। मूल उद्देश्य देखें तो पंचायती राज का मूल उद्देश्य क्या है, तो जो ग्रामीण विकास है उसमें जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और जो लोकतांत्रिक डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना, इसका मूल उद्देश्य है। पंचायती राज का मूल उद्देश्य क्या है, तो जो ग्रामीण विकास है उसमें जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना है। सबसे पहले जो है 2 अक्टूबर 1959 को पहले जो हमारे प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी ने, इन्होंने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का शुभारंभ किया था और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। अवधि इसकी पंचायत की अवधि जो है वो 5 साल होती है अनुच्छेद 243 अंग के तहत। हालांकि अगर समय से पहले या फिर 5 साल से पहले अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाया जाएगा और जो शेष अवधि बची है उसके लिए उतनी अवधि के लिए पंचायत कार्य करेगी। सदस्य होने के लिए, पंचायत का सदस्य होने के लिए व्यक्ति 21 ईयर्स जो है उसकी आयु होनी चाहिए अनुच्छेद 243 चौ के तहत। पंचायतों के वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए, पंचायतों की जो वित्तीय अवस्था होती है उसका मूल्यांकन करने के लिए गवर्नर अगर चाहें तो वो वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। अब पंचायती राज से जुड़ी जो समितियां बनाई गई पंचायती राज में सुधार के लिए, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। उसके बाद बनाई गई थी जिन्होंने
बलवंत राय मेहता समिति ने 3 लेवल जो है पंचायत की व्यवस्था की सिफारिश की थी उन्होंने। और अशोक मेहता समिति ने 1977 में बनाई गई अशोक मेहता समिति, इन्होंने 2 लेवल पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश दी थी। इनके बाद आते हैं जीवी के राव समिति। ये 1985 में बनाई गई थी जीवी के राव समिति। इन्होंने ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन किया। उसके बाद आते हैं के संथानम समिति। के संथानम समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के वित्तीय मामलों का अध्ययन किया। फिर आए सबसे इम्पोर्टेंट एल एम सिंघवी समिति। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। इनकी कुछ और सिफारिशें थी। इन्होंने पंचायत को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए गांवों को मान्यता देने की सिफारिश की, न्याय पंचायतों की स्थापना करने के लिए कहा और पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए। इनकी सिफारिश जो है ये किए। इनकी सिफारिश के बाद एल एम सिंघवी समिति की जो सिफारिश हुई, उनके बाद भारतीय संविधान में 73वां संशोधन किया गया और इस संशोधन में भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से लेके और तक जोड़ा गया और अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से लेके और तक में पंचायती राज के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, अगर राज्य की बात करें तो ये 3 ऐसे राज्य हैं, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। यहाँ पंचायती राज नहीं है और दिल्ली संघ शासित क्षेत्र, इसमें भी यहाँ भी पंचायती राज नहीं है। 73वां संशोधन की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? तो इसमें जो है इस संशोधन में 3 लेवल जो पंचायती राज है उसकी व्यवस्था की बात कही गई है। पहला लेवल कौन सा होगा? ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद की स्थापना की गई है। प्रत्येक स्तर पे जितने भी लेवल है इसमें, यानी कि तीनों लेवल पे 1/3 सीटें जो हैं पंचायती राज में वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अनुदान की बात करें तो अनुदान, अगर पंचायती राज को अनुदान देने की बात है तो वो राज्य के संचित निधि से ही अनुदान दिया जाएगा पंचायती राज को। 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम जो है, सबसे पहले कर्नाटक राज्य ने पंचायती राज अधिनियम बनाया 73वें संशोधन के बाद। 74वां संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में 74वां संशोधन किया गया, जिसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है शहरी क्षेत्रों के लिए। इसका उल्लेख भाग 9 के 9 क में, अब इसमें एक भाग और जोड़ा गया, भाग 9 क, जिसमें नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 त से य 6 तक में जो है नगर पालिका का उल्लेख किया गया है और अनुसूची 12 भी जोड़ी गई। इस अनुसूची में नगर पालिका के लिए 18 विषयों का वर्णन किया गया है जिस पर कि ये विधि का निर्माण कर सकते हैं। 74वां संशोधन की मुख्य बातें देखते हैं तो इसमें भी जैसे पंचायती राज में 1/3 सीटें जो है स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, वैसे ही नगर पालिकाओं में भी 1/3 सीटें जो हैं 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नगर पालिका में एसटी और एससी को भी आरक्षण दिया गया है। नगरीय संस्थाओं का इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होगा। नगरीय संस्थाओं का भी कार्यकाल 5 साल का होगा और इसे भी 3 लेवल पे बनाया गया है नगर पालिका को। तो नगर पंचायत जो लेवल है, पहला लेवल, उसमें ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। नगर परिषद में छोटे नगर क्षेत्रों के लिए नगर परिषद की स्थापना की गई है और नगर निगम की स्थापना बड़े नगर क्षेत्रों के लिए किया गया है।
नगर पालिका जो है सबसे पहले, अगर हम बात करें, हम इतिहास की बात करें कि नगर पालिका जो है सबसे पहले कौन से राज्य में बनाई गई थी, तो मद्रास में सबसे पहले नगर पालिका स्थापित की गई थी। कब? 29 सितंबर 1688 में नगर पालिका की स्थापना हुई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। इन्होंने सबसे पहले मद्रास में नगर पालिका की स्थापना की थी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मद्रास में हुई थी। किनके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की गई थी 29 सितंबर 1688 को। अब इनसे क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे पूछे जाते हैं। एक तो ये अनुच्छेद भी पूछे गए हैं, बहुत बार पूछा। इससे पंचायती राज से तो दो से तीन क्वेश्चन आना कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा। तो हम लोग इस टॉपिक को ध्यान रखेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। तब तक आप लोग वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तैयारी को और बेहतर बनाइए। धन्यवाद।